नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट NM कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। मैंने आपको 3 एल्गोरिदम्स के बारे में बता दिया था। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अलग अलग प्रकार की होती हैं। शेड्यूलिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को सेट करना कि हमें कितने टाइम में क्या चीज़ करनी है। एल्गोरिदम में हम उसे डिवाइड कर रहे थे अलग अलग पार्ट में कि जितनी भी जो एल्गोरिदम्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग वेज में हमारी जो प्रोसेसेस हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे। हमें इतना तो पता है कि प्रत्येक प्रोसेस एक रिसोर्स लेकर अपने साथ चलती है। अब जितनी भी प्रोसेसेस हैं, मान लीजिए 5 हैं 10 हैं कितनी भी, अब उनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है कि वो अपना कंप्लीट टाइम कितना करते हैं। मतलब एक तो हम उसका पार्ट रखते हैं प्रोसेस का, एक होता है उसका बर्स्ट टाइम। मतलब बर्स्ट टाइम में हम उसको गेट करते हैं कि इसने इतने टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट की है। अब मैंने आपको इसके 3 टाइप तो बता दिए थे, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। उसमें क्या था, जितनी भी प्रोसेसेस थी P1 P2 P3 ये जैसे जैसे आ रही थी एक सीरीज़ में आ रही थी और जैसे जैसे आ रही थी जैसे बस की क्यू होती है उसी वे में वो अपना काम कंप्लीट कर रही थी। जैसे फीफो या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने क्या किया था, जैसे P1 आ रही है, P1 की वैल्यू 3 है उसको गेट किया। फिर P2 आई उसकी 5 है तो उसको गेट किया था। 5 3 8 हो गए। P3 आ गई उसकी वैल्यू 3 है तो 8 3 11 हो गए। इसी तरह से एक एक प्रोसेस करके आना, उसकी वैल्यू काउंट करना, फिर हमें क्या निकालते थे उसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम में क्या होता था, हम लास्ट वाली प्रोसेस को छोड़कर जो पहले वाली जितनी भी प्रोसेसेस होती थी उनका प्लस कर देते थे तो क्या आ जाता था हमारा वेटिंग टाइम। अगर हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम, देन हम क्या करते हैं जितनी भी प्रोसेसेस हैं और हमारा वेटिंग टाइम का जो भी कैलकुलेशन आया है, हमारा टोटल आया है, उससे उसको अपॉन में डिवाइड कर देते हैं। फिर डिवाइडेशन में जो भी आता है वो हमारी क्या निकल जाती है, एवरेज। नेक्स्ट थी हमारी शॉर्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, जिसे SJF भी कहते हैं। इसमें क्या था, जिसकी कम हो रही थी वैल्यू, जिसकी वैल्यू मतलब सबसे कम टाइम में जिसने प्रोसेस ने काम कंप्लीट किया है उसको हम क्या करते थे, पहले काउंट करते थे। जैसे P1 की वैल्यू 3 है, P2 की वैल्यू 5 है और P3 की वैल्यू 4 है। तो सबसे कम किसकी है, P1 की ही है, P1 को लिया। फिर उसके बाद किसकी थी, P3 की, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 है एंड P2 की वैल्यू 5 है। ज़्यादा को बाद में एंड कम को पहले काउंट करेंगे। P1 ले लिया, P3 ले लिया, फिर P2 ले लिया। फिर लास्ट वाली प्रोसेस को छोड़ के पहले वाला टाइम क्या आ गया हमारा, वेटिंग टाइम। लास्ट वाली प्रोसेस का जो भी टाइम 0 से एंड तक, हम स्टार्ट से एंड तक जाते हैं, फिर जो लास्ट वाली प्रोसेस का टोटल होता है उसको निकाल के जो पहले वाला जितना टोटल आता है वो क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हम क्या करते थे, उसको अब डिवाइड कर देते हैं, जितनी भी हमारी प्रोसेस नंबर हैं, नंबर ऑफ़ प्रोसेस जितनी हैं उसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज वेटिंग टाइम। एक और निकाल देते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है कि जितनी भी सारी प्रोसेस हैं, हाँ, वेटिंग टाइम में तो क्या होता था, हम जो लास्ट वाली प्रोसेस है उसको छोड़ देते थे क्योंकि वो कंप्लीट ही कर देती थी वहाँ पे, उसको आगे वाली को वेट नहीं करना पड़ता था। बट टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है कि P1 से लेकर P3 या P4 5 8 10 जितनी भी हैं सारी प्रोसेस का टाइम जो है वो कैलकुलेट होता है, सबका प्लस करके। अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो हम क्या करते थे, जितनी भी प्रोसेस नंबर ऑफ़ प्रोसेस हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टर्न अराउंड, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह से सारी कंप्लीट की थी। फिर थर्ड थी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या था कि जिसके एक तो प्रोसेस का पार्ट था, एक बर्स्ट टाइम था और इसी के साथ एक और पार्ट जुड़ जाता है इसमें जिसे बोलते हैं प्रायोरिटी। मतलब कौन सी प्रोसेस किस नंबर पे आएगी वो ना तो प्रोसेस की सीरीज़ पे डिपेंड करता है, ना ही बर्स्ट टाइम पे, वो डिपेंड करेगा प्रायोरिटी टाइम पे। अब P1 को प्रायोरिटी मिली है 3, P2 को मिली है 2 एंड P3 को मिली है 1। तो सबसे पहले P3 फिर P2 P1, जैसे जैसे इनका टाइम गेट करते जाएंगे उसको आगे प्लस में जोड़ते जाएंगे। किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब प्रायोरिटी में किस प्रोसेस को कौन सा सीरीज़ नंबर मिला है उसी के अकॉर्डिंग वो काउंट होती है, कैलकुलेट होती है। इसी तरह से इसका भी वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं लास्ट वाली प्रोसेस को छोड़ के। एंड जो नेक्स्ट प्रोसेस है
टर्न अराउंड टाइम है वो उसमें सारी प्रोसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दो और एल्गोरिदम हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 4 इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रोसेस आर डिस्पैच्ड फीफो, मतलब फीफो से कनेक्टेड होती है, बट आर गिवन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम। मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी टाइम होता है सीपीयू का वो लिमिटेड होता है। मतलब पहले तो क्या था कि जितनी भी प्रोसेस आती जा रही थी उसके टाइम के अकॉर्डिंग हम उसे काउंट करते जा रहे थे, बट एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ऐसी है मतलब जिसमें हमें एक 1 क्वार्टर या कितना भी एक प्रोसेस टाइम मानना पड़ेगा और जितनी भी प्रोसेस है उसे एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा जब तक वो सारी ख़त्म नहीं होती। मान लीजिए P1 की वैल्यू है 3, P2 की वैल्यू है 10 एंड P3 की वैल्यू है 5। अब देखिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, फिर P1 की वैल्यू कितनी आई 3। मान लीजिए हमने अपना क्वार्टर टाइम कितना माना है 3 से हम काउंट करें। मेनली हमेशा 4 से काउंट करते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। आपके पास जितने भी एग्ज़ाम में एग्जांपल आए कुछ भी आए तो उसमें आप 4 मान लीजिएगा। तो मैंने मान लिया 3, तो P1 को कैलकुलेट किया 3 आ गया। फिर P2 की वैल्यू कितनी थी 10। अब 10 में से सिर्फ 3 को ही काउंट करना है। मैंने 3 काउंट कर लिए, लेफ्ट कितने रह गए 7, तो 7 लेफ्ट रह गए। अब 3 काउंट कर लिए, 3 एंड 3 6। अब P3 की वैल्यू कितनी है 5। अब 5 में से भी मैंने 3 ले लिया, 2 लेफ्ट रह गया, 2 रह गया और 3 ले लिया, कितनी वैल्यू होगी 9। अब 9 से आगे P1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि P1 की वैल्यू तो कितनी थी 3 कंप्लीट हो गया। अब P2 में जाएंगे, P2 में कितनी वैल्यू बची है 7। अब 7 में से फिर से 3 माइनस कर देंगे, फिर से 3 माइनस कर दिया मैंने, कितने बच गए 4। अब P3 पे जाएंगे, P3 में कितनी वैल्यू रह गई थी लास्ट 2। अब अगर कम रह गई हो तो उसको आप कैलकुलेट कर देंगे, उसमें ये नहीं है कि आपको एक और जोड़ना है या कुछ और करना है, बस 2 रह गई तो आप 2 जोड़ दीजिए। इसको भी प्लस कर दिया। अब हमारी P1 और P3 तो हो चुकी है कंप्लीट और P2 में कितनी वैल्यू बची है 4, तो पहले 3 और प्लस कर देंगे, कर दिया। फिर P2 को एक और बार प्लस कर देंगे, जो एक बचा था उसको भी जोड़ देंगे। इसी तरह से जितना भी आपने टाइम मानना है उसको मान के ही चलेंगे। 10 है तो 3 करके काउंट करो, अगर आपने 4 माना है तो 4 करके काउंट कीजिए, जितना बच जाए उसे आगे कैलकुलेट करना है। चलना सीरीज में है, P1 P2 P3 इसी तरह से चलाता जाना है और जो प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी उसको छोड़ते जाना है। अब इसी तरह से लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट वाली प्रोसेस को छोड़ के जितना टाइम बचा वेटिंग टाइम निकाल लीजिए और टर्न अराउंड टाइम में सारी प्रोसेस को प्लस कर देंगे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। एंड एवरेज निकालनी हो तो जितनी भी प्रोसेस है उसको अपॉन में ले आएंगे तो कितनी क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज आ जाएगी। इसमें क्या होता है, ये 1/4 पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो प्रोसेस है उसको हम 1/4 पार्ट मतलब कोई भी एक संख्या मान के आप उसे काउंट कर लीजिए। एडवाइस यही दूंगी कि आप हमेशा 4 मानिएगा, इससे इजीली क्वेश्चन होता है। जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वार्टर पार्ट ही काउंट होता है। अब स्टार प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट हम करते हैं MLQ शेड्यूलिंग, जिसे बोलते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ये थ्योरेटिकली आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोसेस किस चीज़ को हैंडल करती है, हमारा सिस्टम प्रोसेस, उसका इंटरेक्ट करवाना प्रोसेस के बीच में, मतलब P1 का P2 से इंटरेक्शन, P2 का P3 से इंटरेक्शन, मतलब मल्टी लेवल क्यू। एक क्यू में बहुत सारी प्रोसेस हैं, उनको शेड्यूलिंग कैसे करनी है वो इसमें होता है। When a process gets the CPU, the scheduler has no idea of the precise amount of CPU time. The process will need input and output. Bound process normally use the CPU only briefly before generation. Input and output request CPU. Bound process might use the CPU for hours at a time if it is made available on a non-preemptible basis. मतलब क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनका CPU टाइम क्या है, फिर जो इनपुट आउटपुट उनकी बाउंड प्रोसेस है वो क्या है, नॉर्मली हमने कितनी यूज़ किया, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी रिक्वेस्ट की CPU से, फिर उसने प्रोसेस को कंप्लीट कब तक किया, फिर हमें आउटपुट कब तक मिली, वो सारा काम आ जाता है। सिस्टम प्रोसेस इंटरेक्टिव करवाना उसका, बैच प्रोसेस, बैच मतलब छोटे छोटे पार्ट बनाना, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेस है तो उसके छोटे छोटे बैच बना लेंगे। और स्टूडेंट प्रोसेस मतलब जितनी भी उसकी लोअर प्रायोरिटी होती जाएगी नीचे से ऊपर, वो उसी तरीके से उसको हैंडल करता जाएगा। ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है। 5 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैंने आपको बताई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, शॉर्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इसमें आपको बस
इसी तरह से एक एक करके काउंट करते जाना है। जैसे मैंने वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको बताया है, इसी तरह से आप सॉल्व करते जाना। इसके नोट्स भी मैंने PDF के थ्रू आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, आप उसको पढ़िएगा पहले, फिर ऑडियो को सुनिएगा एंड देन आपकी क्वेश्चनिंग ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे, अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।